नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारा टॉपिक है यह भी हेल्थ साइंस का ही। आज 15 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद प्रश्न अभी भी रह जा रहे हैं, तो और कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि काफ़ी सच में इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें छोड़ना भी सही नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बन रहे हैं जो आप नॉर्मल भी दे सकते हो। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं 2 क्लास की मैराथन, मतलब 1 या 2 या 3 जो भी बनती है उनकी मैराथन क्लास ले लेंगे, जिससे क्या है 50 या 100 के क्वेश्चन की क्लास रखेंगे। आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि हर विषय, जैसे मान लो अभी मैं ये टॉपिक लाई हूँ गृह परिचर्या एवं परिचारिका, साथ ही साथ रोगी का कमरा, तो ये 2 लेसन से मैंने प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि एक लेसन में क्लास 10th की ये बुक है SCRT की, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने 2 को ऐड किया। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें 2-3, मतलब एक टॉपिक में मात्र 2 या 3 प्रश्न मुश्किल से निकल रहा है, तो उन सबको मैं क्या करूँगी, एक ही में करके आपको एक क्या करूँगी, 1 2 3 जो भी मैराथन क्लास बनेंगी वो दे दूँगी। ठीक है, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा किस किस टॉपिक के प्रश्न हैं। तो ये बात। दूसरा, कल हम करेंगे एक्सटेंशन की क्लास, क्योंकि कल से हम कुछ प्रैक्टिस कर लें एक्सटेंशन एजुकेशन का, क्योंकि जो बच्चे एक्सटेंशन एजुकेशन की डिपार्ट में थे वो बच्चे अब क्लास से कट रहे हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। वो बच्चे रोज़ कमेंट करते थे जब एक्सटेंशन की क्लास चलती थी, तो कल मैं उनके लिए क्लास लाऊंगी और अभी लगातार कुछ दिन उनकी क्लास चलेगी, 2 4 5 दिन। उसके बाद ये 2 आपको मैराथन दे देंगे। तब तक आप जो भी क्लास नए बच्चे ऐड हुए हैं, जो भी क्लास हेल्थ साइंस की रह गई हैं, वो आप कंप्लीट करना। साथ ही साथ एक्सटेंशन भी पढ़ना है, क्योंकि वो भी कोई ऐसा तो है नहीं एक्सटेंशन में सब आप लोग ज्ञानी हो गए या फिर मतलब उसको पढ़ना नहीं, वो भी पढ़ना है, तो वो करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, दुर्घटनाग्रस्त या रोग पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करना क्या कहलाता है? क्या परिचर्या कहलाता है, देखभाल कहलाता है, इलाज कहलाता है, डी है निम्न में से सभी? तो यहाँ पर बात हो रही है दुर्घटनाग्रस्त या रोग पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करने की बात हो रही है, किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं करी आ रही है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, परिचर्या आंसर होगा। ए ऑप्शन सही होगा। हम इसे गृह परिचर्या क्यों कहते हैं? आपको पता है गृह परिचर्या क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये आपको दिख रहा है, गृह प्लस परिचर्या। गृह का अर्थ है घर और परिचर्या मतलब है घर पर देखभाल करना। ठीक है, घर पर देखभाल सेवा करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका अर्थ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोग से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल की जाती है। ए ऑप्शन है चिकित्सालय में, बी है घर पर, सी है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं, या डी है ये सभी सही हैं। तो बिल्कुल आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ गया होगा। या तो रोग से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सालय में देखभाल की जाती है या घर पर की जाती है, और सार्वजनिक स्थानों पर हम कोई देखभाल नहीं करते। हाँ, सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई घटना घटित हो गई तो हम उसको प्राथमिक उपचार देते हैं। ठीक है, बकाया जो उसकी मेन चिकित्सा कहाँ होगी, हॉस्पिटल में होगी, और हॉस्पिटल से वो घर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा और सी भी सही है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर लिखा होता सार्वजनिक स्थान पर तो गलत हो जाता है, यहाँ पर नहीं लिख दिया इसलिए सही हो गया, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर कभी भी देखभाल नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो अपवाद है कि कोई समस्या हो गई तो तुरंत वहाँ पर, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पर तुरंत चिकित्सा दी जाती है और हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। वहाँ पर परमानेंट उपचार नहीं होता है कि कोई व्यक्ति है बीमार है, अगर 10 दिन 15 दिन, तो उसे आप रोड पे रख के या कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पे पार्क वगैरह में रखकर आप उसकी सेवा करोगे, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गृह परिचर्या में रोगी व्यक्ति से संबंधित किन किन कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है? जो गृह परिचर्या है, और गृह परिचर्या किसकी हो रही है, रोगी व्यक्ति की हो रही है। कौन कर रहा है, परिचारिका। ठीक है, परिचारिका और परिचर्या में अंतर है। ठीक है, परिचारिका ही परिचर्या का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो परिचारिका और परिचर्या में अंतर है। तो गृह परिचर्या में पूछा जा रहा है, जो परिचारिका है रोगी व्यक्ति से संबंधित किन किन कार्यों को सम्मिलित करेगी? ताप को चेक करेगी, शरीर के नाड़ी की गति चेक करेगी, या जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी श्वास का लेखा जोखा रखेगी, उसके कपड़े व बिस्तर लगाएगी, रोगी का निरीक्षण व शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखेगी, या डी है निम्न में से सभी सही। देखो ये तो सही है ही है। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये वाले जो प्रश्न हैं ये पूछे भी जाते हैं प्रश्न कि और क्या क्या कार्य वो
करती है आपको ये पता होना चाहिए। मतलब जो परिचारिका होती है वो क्या क्या करती है, तो वो रोगी के कमरे का ध्यान रखती है, बिस्तर का मतलब ध्यान रखती है, वस्त्र का, शरीर की सफाई का पूरा मतलब ध्यान रखती है, देखभाल करना, उसके विश्राम का ध्यान, उसकी दवा देने का क्या है, उसकी सांस कैसी चल रही है, उसके मतलब जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित, और सबको क्या करती है एक चार्ट में लिखती है। क्यों लिखती है, जैसे डॉक्टर जब आए तो वो सब चेक कर सके। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, ये टॉपिक इस टाइप के पूछ लिए जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, उसके मल मूत्र का भी ध्यान रखती है कि किस तरीके के का मतलब मल आ रहा है, किस तरीके से वो यूरिन पास कर रहा है, कम आ रहा है। जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में यूरिन आना ज़्यादातर बंद हो जाता है, या बहुत कम आता है, या रुक रुक के आता है, गंभीर समस्या में तो बंद ही हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखने का काम करती है। और क्या करती है, रिपोर्ट भी तैयार रखती है। खांसी, नींद, सब कुछ जो भी इस टाइप की चीज़ें मिले वो आपको लिखना होगा, मतलब बताना होगा कि ये सब परिचारिका के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मतलब गृह परिचर्या में ये सारे कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोगी की गृह परिचर्या करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है परिचर्या, परिचारिका, आदर्शिका या डाइटिशियन। तो रोगी की गृह परिचर्या करने वाली क्या कहलाती है, अभी तो मैंने बताया ही था, परिचारिका कहलाती है। ठीक है, परिचारिका ही परिचर्या का काम करती है। ठीक है, लेकिन वो कोई भी हो सकती है, खासतौर से गृहिणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इन टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। सच्चाई ये है कि आप पीजीटी टीजीटी का पेपर सॉल्व करोगे, खासतौर से टीजीटी का करोगे, तो आपको ये प्रश्न मिलेंगे भी। ये ऐसे प्रश्न नहीं है जिसको आप ये कहो कि अरे इजी है तो ये आते नहीं है, ये आते हैं, लेकिन ये लगते इजी है, कई बार ये परेशान भी करते हैं। रोगी की सेवा करने वाली स्त्रियों या परिचारिकाओं में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए बताइए आप। अच्छा स्वास्थ्य व हंसमुख स्वभाव, अवलोकन शक्ति, दूरदर्शिता तथा चतुरता। ठीक है, चतुरता, सहनशीलता, स्मरण शक्ति व स्वच्छता। डी है निम्न में से सभी। तो जो रोगी की सेवा करने वाली स्त्री, गृहिणी, परिचारिका जो भी है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सभी। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाक कला में भी दक्ष होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गृहिणी है तो वो क्या करेगी, घर में खाना भी बनाएगी। जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ पहले, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है। सबसे टॉप फ्लोर पे ये रूम है, पंखा नहीं चला सकते हैं क्योंकि शोर होता है। पसीने में मैं नहा रही हूँ और मैं नोटिस करती हूँ जब भी क्लास लेती हूँ और बीच बीच में भी, क्योंकि मुझे गर्मी की वजह से, अभी तो मैं सोचती थी मुझे शायद सर्दी वर्दी की शिकायत है इसलिए खांसी आती, ऐसा नहीं, गर्मी में प्रॉब्लम होती है इसलिए ये खांसी आती है। आपको पता नहीं है मैं वीडियो को कितनी बार रोकती हूँ। अभी मैंने वीडियो को रोका है, थोड़ा गले को रिलैक्स किया है, तब मैं बोल रही हूँ फिर से। ठीक है, तो ये सारे गुण होने चाहिए। इसके साथ ही साथ पाक कला का ज्ञान होना चाहिए, व्यवस्था प्रिय भी उसे होना चाहिए। सारी चीज़ क्या होती हैं, व्यवस्थित होनी चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है। आप भी जानते हो घर में अगर व्यवस्थित कोई चीज़ ना हो तो दिक्कत होती है। मान लो किसी को विक्स चाहिए, परिचारिका है, मतलब रोगी को सर्दी जुकाम फील हो रहा है, विक्स लगाना, अब उसकी व्यवस्था ही सही नहीं है, कभी कहीं रखी कभी कहीं, तो घंटों तो आप उसे ढूंढते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए उसे मतलब समझाने को मैं कह रही हूँ। कई बार रोगी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा विकट वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में होता है, और ऐसे में अगर कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ तुरंत ना मिले तो क्या है, व्यक्ति तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या होना चाहिए, व्यवस्था प्रिय होना चाहिए, आज्ञाकारिणी भी होना चाहिए, और कर्तव्य परायणता का भी गुण होना चाहिए। और प्रारंभिक ज्ञान, मतलब जैसे कि थर्मामीटर देखना है, पट्टी कैसे बांधते हैं, हमने आपको पट्टियों वाली क्लास भी कराई है, आप देख सकते हो, रोगी का बिस्तर कैसे लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी ये आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हमारे कार्य हैं उन्हें ईमानदारी से करना ही डैश है। कार्य है, कर्तव्य है, आवश्यकता है, सहनशीलता है। देखो अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये सत्य है या असत्य है, या आप सहमत हैं या असहमत हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ये बन सकता है, कार्य तथा कर्तव्य क्या एक है, तो हाँ ये बिल्कुल एक है। ठीक है, बिल्कुल एक है, सत्य है ये बात।
अगर आपसे पूछा जाए कार्य तथा कर्तव्य एक है तो आप कहोगे सत्य है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपनी भाषा में नहीं बता रही, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें जानते हैं लेकिन एग्ज़ाम में वही माना जाता है जो किताब में लिखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी भाषा में क्यों बताऊँगी आपको ये बात। तो कार्य तथा कर्तव्य एक ही है, ऐसा पूछा जाए तो ये बात सत्य है। जो हमारे कार्य होते हैं वही क्या होते हैं, हम करते हैं तो क्या बन जाते हैं, कर्तव्य बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, परिचारिका के कर्तव्य तथा कार्य हैं रोगी के प्रति, डॉक्टर के प्रति, स्वयं के प्रति या निम्न में से सभी। तो परिचारिका के कर्तव्य क्या है, रोगी के प्रति भी। देखो, अगर आपसे पूछा जाए परिचारिका के कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो रोगी के प्रति, और ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, आप याद करिएगा या देखिएगा। रोगी के प्रति, डॉक्टर के प्रति, स्वयं के प्रति, डी होगा निम्न में से सभी। ये तीनों ही प्रकार हैं परिचारिका के कर्तव्यों के। रोगी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए भाई, उसका वही मैंने जो चीज़ें ऊपर आपको बताएंगे जो उनके कार्य हैं वो कर्तव्य हैं परिचारिका के। क्या, रोगी का कमरा सही रखना, बिस्तर लगाना, वस्त्र सही से रखना, उसके साफ सुथरे रखना। ठीक है, देखभाल का ध्यान रखना, विश्राम का, दवाई का। ठीक है, सारी चीज़ का उसका वही जो डॉक्टर को चीज़ें बतानी है, भाई उसकी सांस कैसी चल रही है, उसका तापमान कैसा रहता है शरीर का, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, कहीं ना कहीं परिचारिका के कर्तव्य हैं। तो ये कर्तव्य रोगी के प्रति हो गए। और जो उसे डॉक्टर को चीज़ें बतानी है कि उसकी नाड़ी की गति कैसी चल रही है, मोशन उसे कैसा आ रहा है, यूरिन कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें जो चार्ट वो तैयार करती है, रोगी का रक्तचाप कैसा है, ठीक है, नींद कैसी उसे आ रही है, भूख उसे लग रही है नहीं लग रही है, खांसी आदि आ रही है नहीं आ रही है, ये सारे कर्तव्य डॉक्टर के प्रति हो जाते हैं, किसके, परिचारिका के। और स्वयं के प्रति भाई अपनी साफ सफाई रखना, रोगी के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना, ये कर्तव्य उसके स्वयं के प्रति हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गृह परिचर्या की स्वयं के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। साज श्रृंगार का, शरीर, कपड़ा, नाखून का ध्यान रखना। सी है सुंदरता का, डी है नाड़ी, स्वास्थ्य व तापक्रम का। तो गृह परिचर्या की स्वयं के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। क्या साज श्रृंगार का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, सुंदरता से भी कोई लेना देना नहीं है। नाड़ी, श्वास व तापक्रम का जो है वो किसके प्रति हो जाएगा, डॉक्टर के प्रति हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर के प्रति कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, स्वयं के प्रति परिचारिका का क्या कर्तव्य है, तो आंसर होगा बी, शरीर, कपड़ा, नाखून का ध्यान रखना। मतलब जो परिचारिका है वो खुद भी स्वच्छ होनी चाहिए, उसके कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए, उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए, ओवरऑल वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है बीमार व्यक्ति ने कोई बात कह दी तो चिढ़ गए, ठीक है, गुस्सा हो गए तो उस पर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कर्तव्य उसके खुद के प्रति होने चाहिए, मतलब समर्पण होना चाहिए रोगी के प्रति उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, परिचारिका को आदेश का पालन करना चाहिए रोगी के, गृह स्वामी के, डॉक्टर के या सभी के। देखो, रोगी क्या है, रोगी तो परेशान होता है। अब मान लो वो रोगी है, उसने कहा मुझे मटर पनीर खाना है, और क्या है, उसे डायरिया की समस्या है, उसने कह दिया आपसे मुझे पनीर टिक्का खाना है, लेकिन डायरिया है, कुछ भी बोल दिया उसने ऐसा जो उसको सूट नहीं करेगा। तो ऐसा तो नहीं आप आदेश का पालन करने लगोगे कि आप रोगी के आदेश का पालन कर रहे हो, नहीं। इस समय क्या ज़रूरी है, डॉक्टर की आज्ञा का पालन जरूरी है। गृह स्वामी भी, मान लो किसी का होता है ना, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, माँ ने क्या कहा, अरे मेरा बच्चा, उसका मन है दे देते हैं थोड़ा खाने को, नहीं, परिचारिका जो है घर में उसका यही कर्तव्य है कि नहीं अभी कंडीशन ख़राब है, अभी आप इसे कुछ भी खाने को ऐसा नहीं दे सकते हो। क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो डॉक्टर के आदेश का पालन परिचारिका को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। ए है परिचारिका रोगी के सेवक होती है, बी है परिचारिका गृह स्वामी तथा रोगी के बीच की कड़ी होती है, सी है परिचारिका रोगी व चिकित्सक के बीच की कड़ी होती है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो परिचारिका होती है वो क्या है, उसका कर्तव्य है क्या, रोगी का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि उसे डॉक्टर को बताना है कि रोगी की कंडीशन में सुधार है या नहीं है, रोगी प्रतिदिन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। क्यों, चिकित्सक जो डॉक्टर होता है वो तो कुछ देर को आता है, राउंड पर और चला जाता है। तो यहाँ पर परिचारिका जब भी उससे मिलने जाएगी या हॉस्पिटल में है कहीं भी है तो क्या है, मतलब सब कुछ बताएगी किसके विषय में, रोगी के विषय में। तो परिचारिका कौन हो गई, रोगी व चिकित्सक के बीच की कड़ी हो गई। ठीक है, रोगी व इधर रोगी है, इसकी देखभाल कौन कर रही है, परिचारिका कर रही है। ठीक है, परिचारिका कर रही है, और बताना किसे है उसको, डॉक्टर को। तो क्या है, ये बीच की कड़ी हो जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, गृह परिचर्या का काम भली भांति किया जा सकता है। ए ऑप्शन है बच्चों द्वारा, बी है गृह स्वामी द्वारा, सी है गृहिणी द्वारा, डी है किसी के भी द्वारा। देखो, बच्चों का भी इन चीज़ों में कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात और है, किसी के घर में कोई नहीं है तो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन गृह स्वामी भी खास तौर से एक एजेड व्यक्ति होता है। ज़्यादातर घर में जो मुखिया जो होता है वो थोड़ा एजेड होता है, उसका भी नहीं, क्योंकि घर के काम कौन करता है? घर के कार्यों का ज़्यादातर उत्तरदायित्व होता है महिला पर, और महिला का जो व्यवहार होता है भावुकता होती है, ठीक है, भावुकता होती है। जिन लोगों में भावुकता होती है वो कहते जरूर हैं, ये बात बात में रो देते हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि वो भले ही गुस्से में कुछ भी बोल दें, लेकिन बहुत कम महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी कि समस्या में भी अपने परिवार के साथ खड़ी ना हो, वो अलग ही लोग होते हैं। या फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खराब होती नहीं है, लेकिन उनको जो माहौल दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो फिर इतना ज़्यादा उनका मन मर जाता है, उनके साथ इतनी ज़्यादा प्रताड़ना की जाती है कि वो फिर मतलब अपने आप को अलग कर लेती हैं लोगों से, वो अलग विषय है। लेकिन नॉर्मली जो गृहिणी होती है वो भावनात्मक होती है, महिला भावनात्मक होती है, इसीलिए बच्चा पैदा करने का अधिकार भगवान ने महिला को दिया, क्योंकि वो भावुक होती है और भावुकता में कोई भी कष्ट सहने को तैयार हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, इतनी आवश्यकता यहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को मैं अपनी फैमिली की तरह मानने लगी हूँ, इसलिए बता देती हूँ। और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। गृह परिचर्या का काम भली भांति किया जा सकता है गृहिणी के द्वारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, गृह परिचर्या से अभिप्राय है। ए ऑप्शन है गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख, नर्स द्वारा रोगी की देखरेख, चिकित्सक द्वारा रोगी का उपचार, सी डी है रोगी द्वारा स्वयं की देखरेख। अब इतना तो क्वेश्चन कर ही लिया है कि अभी इसका आंसर आपको बताने की आवश्यकता नहीं। गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख, मतलब इस छोटे से टॉपिक से भी कितने तरीके के क्वेश्चन बन गए हैं, ये देखिए। बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आयोग बनाता है तो आप जानते हो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी सीधे भी रहता है, कभी कभी घुमा भी रहता है। तो जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर दे लोगे, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आप आयोग के क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो गृहिणी द्वारा जो होता है रोगी की देखरेख की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गृह परिचर्या में यह जरूरी नहीं कि नर्स ही हो, जिन लोगों के कोई करने वाले नहीं होते वो लोग नर्स लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परिचारिका को नहीं करना चाहिए। ए है रोगी से विनम्र व्यवहार, बी है औषधि निर्धारण, सी है रोगी की देखरेख, डी है चिकित्सक से परामर्श। देखो, परिचारिका को व्यवहार भी विनम्र करना चाहिए, विनम्र व्यवहार होना चाहिए उसका, सबसे हंसमुख प्यार से बोलना चाहिए, और रोगी की देखरेख करने को तो वो है ही है, और चिकित्सक से परामर्श तो उसे लेना ही पड़ेगा, तभी रोगी का ट्रीटमेंट वो करेगी, क्योंकि परिचारिका क्या होती है? रोगी और चिकित्सक के बीच की कड़ी होती है। लेकिन औषधि का निर्धारण कौन करेगा? यहाँ पर चिकित्सक करेगा, ना कि महिला करेगी, मतलब गृहिणी करेगी। तो औषधि का निर्धारण चिकित्सक बताएगा कौन सी औषधि दवाई देनी है। औषधि का मतलब ये नहीं होती कि आयुर्वेदिक कोई चीज़ है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी मिर्च वगैरह वो औषधि है, ऐसा नहीं। मिर्च तो वैसे भी अलग ही चीज़ हो गई, हल्दी है, अजवाइन है, ये सब चीज़ें औषधि में आती हैं, अदरक वगैरह, मुलेठी वगैरह, तुलसी। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं, हम यहाँ पर औषधि का मतलब इन सब चीज़ों से ही नहीं है। घर जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है ना, जो एलोपैथिक दवाइयाँ भी औषधि में ही काउंट की जाती हैं। तो जब भी वो दवाई का निर्धारण करेगी तो वो डॉक्टरी सलाह जरूर लेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिचारिका को नहीं करना चाहिए, परिचारिका को नहीं होना चाहिए स्वस्थ, बात सेमी है, हंसमुख, दूरदर्शी या चिड़चिड़ा। तो अभी बात हुई थी परिचारिका स्वस्थ होनी चाहिए, हंसमुख होनी चाहिए, दूरदर्शिता का भी गुण होना चाहिए, पर चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोगी का कमरा होना चाहिए खुला, प्रकाश युक्त, हवादार तथा स्वच्छ, निम्न में से सभी सही हैं। तो रोगी का कमरा भाई सभी सही है, हवादार भी होना चाहिए, खुला भी होना चाहिए, प्रकाश युक्त भी होना चाहिए, सब कुछ ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोगी के कमरे का चुनाव करते समय इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, नहीं लगाए क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। सीधी हवा का प्रभाव मिले, बी है शौच गृह व स्नान गृह के निकट होना चाहिए, सी है एकांतता, अलग कमरा होना चाहिए, मतलब एकांतता होनी चाहिए, कमरा अलग होना चाहिए और लोगों से, ठीक है, जिससे शांति रहे, डी है निम्न में से सभी। अब इनमें से एक का चुनाव करना है, जो एक चीज़ का ध्यान आपको नहीं रखना चाहिए। मतलब रोगी का कमरा आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे? उसमें संवातन व्यवस्था सही हो, ठीक है। दरवाजे कहते हैं बाहर की ओर खुलने वाले होने चाहिए, ओके। संवातन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मतलब हवा का आवागमन तो अच्छा होना चाहिए, जिससे अशुद्ध वायु बाहर जा सके, शुद्ध वायु अंदर आ सके। लेकिन सीधी हवा का प्रभाव रोगी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति है, सीधी हवा को वो नहीं झेल पाएगा। सीधी हवा ठंडी भी हो सकती है, या गर्मी का भी मौसम है, सीधी हवा आएगी बाहर से तो वो गर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो सीधी हवा ठंडी गर्म दोनों हो सकती है।
और साथ ही साथ धूल मिट्टी भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सीधी हवा का प्रभाव उसे नहीं मिलना है। हम उसको जो प्रकाश, वायु, इन सब चीज़ों की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसके जो कीटाणु वगैरह हैं वो कमरे के निकल सके। जैसे मान लो अशुद्ध वायु बाहर हो जाएगी, शुद्ध वायु बाहर अंदर आ जाएगी और सूर्य की किरणें आएंगी, उससे क्या कीटाणु वगैरह मर जाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन सीधी हवा या सीधा सूरज आंखों पे आना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बुक से ही बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? हरे रंग का, लाल रंग का, दूधिया रंग का या रंगहीन? देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रोगी का कमरा है उसमें प्रकाश कैसा होना चाहिए। एक तो धीमा होना चाहिए, ठीक है, धीमा होना चाहिए, ठीक है, और कैसा, दूधिया होना चाहिए, दूधिया होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपको मिल गया ना, दूधिया होना चाहिए। और साथ ही साथ हरा या नीला प्रकाश उपयुक्त रहता है, हरा या नीला, ठीक है, हरा या नीला। लेकिन अभी जो ऑप्शन दिया है आपको एक इसमें से चुनना है, तो सबसे हरा नीले में भी कलर आते हैं, बहुत चौने वाले कलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल बढ़िया होगा आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से? दूधिया, ठीक है। तो रोगी के कमरे का जो प्रकाश होना चाहिए कैसा होना चाहिए? दूधिया, हरा नीला और धीमा, मतलब हल्का प्रकाश होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19, रोगी के पलंग पर चादर बिछाई जानी चाहिए। ए है गहरी लाल रंग की, बी है हरे रंग की, सी है काले रंग की, डी है सफ़ेद रंग की। तो रोगी के लिए चादर हमेशा अच्छी रहती है वाइट कलर की, ठीक है, शांत माहौल बना रहता है सफ़ेद चादर से, और कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी उस पर क्लियर दिखता है जो आप साफ सफाई कर सको। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोगी के कमरे का तापमान होना चाहिए। ए ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो रोगी का कमरा होता है उसका तापमान कैसा होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो लगभग सेंटीग्रेड होता है इसका 73 डिग्री, ठीक है, 73 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग डिग्री है, ठीक है, डिग्री, जीरो नहीं है, डिग्री है। तो 73 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इतना याद रहेगा, सेंटीग्रेड, ओके, सेंटीग्रेड पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट कर दिया। तो लगभग 73 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 73, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, रोगी के शरीर पर सैया घाव हो जाते हैं एक विशेष बीमारी के कारण। बी है लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण, सी है बिस्तर के खराब होने के कारण, डी है उपर्युक्त सभी। तो रोगी के शरीर पर सैया घाव हो जाते हैं क्यों? तो लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर रहता है तो क्या है, उसे सैया घाव की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, सही है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ सीट का अर्थ क्या है यहाँ पर? ए है बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, बी है रबड़ की चादर, सी है रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर, डी है पहले दिन की गंदी चादर, जैसे कोई रोगी है उसके पहले दिन जो चादर उतारी जाती है बेड से, वो वाली चादर, ठीक है। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा, ड्रॉ सीट का अर्थ होता है रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली एक छोटी चादर जो होती है रोगी के नीचे बिछाई जाती है, उसे कहते हैं, ठीक है, ड्रॉ सीट, ओके। रबड़ की होती है, मोमजामे के ऊपर होती है। ये छोटी सी क्यों होती है? कमर के हिस्से के नीचे आती है खास तौर से, तो इसलिए ये छोटी होती है, ओके। जो गंदा वंदा होता है या फिर बेड सोल वगैरह ना पड़े इसलिए स्पेशल, क्योंकि कमर पे सबसे पहले वो बेड सोल पड़ता है, इस वजह से ये चादर उपयोगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रोग की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? रोग की रीढ़ की हड्डी है स्वच्छता, अस्वच्छता, निर्वात या आवागमन। तो रोग की रीढ़ की हड्डी कौन होती है? अस्वच्छता। अगर आप स्वच्छता नहीं रखते हो, गंदगी रखते हो, तो बीमारी सबसे पहले आती है। तो इसीलिए अस्वच्छता जो होती है रोग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। या फिर बीमारी छोटी मोटी होती है, साफ सफाई नहीं होती है, तो वो बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो घर पे है, आपने रख लिया उसको, घर पे है, मतलब चल फिर नहीं सकता, अब वहाँ पर उसको सब गंदा संदा मिल रहा है, तो वो पेट भी खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें और समस्या भी फिर बढ़ने लगेगी, फिर उसका पेट खराब होगा। आप जानते हो जिसका पैर टूटा हुआ है वो बार बार पेट साफ करने जाएगा तो उसकी हड्डी वैसे ही नहीं जुड़नी है ना, बार बार बैठेगा उठेगा, कितना भी जिसकी हड्डी टूटती है ना वो बैठ उठ नहीं पाता, चाहे कमोड वाला हो चाहे कोई भी हो।
अलग ही व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मतलब समझाने के लिए नॉर्मल समस्या में भी अगर गंदगी रखी जाती है तो और समस्याएं बढ़ती हैं। और बकाया तो आप जानते हो पानी के गंदे होने से, खाना के गंदे होने से, अन्य जगह पर गंदगी होने से कितनी बीमारियां फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रोगी के पलंग की विशेषता है ऊंचा व स्प्रिंग वाला, उचित लोहे का, कीटाणु रहित, डी है निम्न में से सभी। तो जो रोगी का पलंग होता है वो ऊंचा भी होना चाहिए, स्प्रिंग वाला भी होना चाहिए, उचित लोहे का भी होना चाहिए और कीटाणु रहित भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोगी के कमरे में शुद्ध वायु आती रहे व अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहे, इसके लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है उचित प्रबंध, बी है उपयुक्त संवातन, सी है आम, डी है दूरदर्शिता। सबसे अच्छा आंसर इसमें कौन सा होगा बताइए। रोगी के कम, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता लास्ट डी तो आपके सभी सही हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी तो मिला नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर सही होगा। देखो रोगी के कमरे में क्या हो रहा है, शुद्ध वायु आए और अशुद्ध वायु बाहर निकल जाए, मतलब ऑक्सीजन आती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे, ठीक है। तो ऐसे जो बाहर निकलती रहे, तो इसके लिए इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसमें से सबसे सही आंसर होगा बी ऑप्शन उपयुक्त संवातन, क्योंकि बात हो रही है वायु के आवागमन की, तो यहाँ पर संवातन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संवातन जानता कौन कौन है, सही अर्थ में संवातन किसको पता है। देखो संवातन का जो सही सिद्धांत माना जाता है वो ये होता है, जब हम सांस लेते हैं और क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो देखते हो भीड़ होती है तो क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सफोकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब सांस अभी तो हम लोग एक दो हैं घर में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग हैं, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तब भी दिक्कत होती है, लेकिन एक दो में भी दिक्कत होती है। देखो जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे आसपास कि हवा जो होती है कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो गर्म हवा होकर क्या होती है, ऊपर के लिए उठती है। भाई हल्की चीज़ तो ऊपर उठेगी ही उठेगी, ऊपर को उठती है। तो ऊपर क्या लगाता है, रोशनदान होते हैं, चिमनियाँ लगी होती हैं। तो वो क्या है, अगर आपने इन चीज़ों की व्यवस्था रखी है, किसकी, रोशनदान और चिमनी की व्यवस्था रखी है, तो वो हवा क्या है, वह ऊपर के लिए उठ जाएगी, ठीक है। चिमनी और रोशनदान अगर लगा रखें तो वो अशुद्ध हवा जो होती है हल्की होकर ऊपर उठती है, याद रखिएगा अशुद्ध हवा हल्की होती है, ठीक है, बाहर निकल जाएगी रोशनदान और चिमनियों से। और जो आपके खिड़की और दरवाजे क्यों लगाए जाते हैं, खिड़की और दरवाजे क्यों, ये तो दरवाजे चलो आने जाने को हो गए, लेकिन इसके अलावा संवातन में भी काम करते हैं। खिड़की व दरवाजे क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो अशुद्ध हवा जो होती है वो ऊपर उठ के बाहर निकल जाती है, कहाँ से, रोशनदान और चिमनियों से। और खिड़की और दरवाजे से शुद्ध वायु जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वो क्या होती है, खिड़की और दरवाजों से अंदर आ जाती है, क्योंकि वो कैसी होती है, भारी होती है। तो उसके लिए भाई बड़ी जगह चाहिए, खिड़की और दरवाजे चाहिए, ऐसे समझो। तो वो क्या है, वो अंदर आ जाएगी। तो समझ में आया संवातन क्या होता है। जो हमारी निकाली हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है, वो हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है, ऊपर की ओर उठती है, ऊपर चिमनी होते हैं, रोशनदान होते हैं, उससे बाहर निकल जाती है। और जो भारी गैस होती है कौन सी, जो ताज़ी आती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए उपयोगी होती है, वो कैसी होती है, भारी होती है। और वो कहाँ से आती है, खिड़की व दरवाजों से अंदर आती है, ठीक है। तो यही क्या होती है, संवातन होता है। यही संवातन होता है कि शुद्ध हवा हमें मिलती रहे और अशुद्ध बाहर निकलती रहे। ओके, अच्छा एक चीज़ और पूछूं, जो संवातन होता है दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है, ठीक है। प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक होता है आप जानते हो, प्राकृतिक में जो संवातन व्यवस्था होता है जिसमें आ जाता है विसरण, एक तो विसरण हो जाता है, विसरण कौन कौन जानता है, विसरण हो जाता है। दूसरी वायु क्रिया हो जाती है, ठीक है, वायु क्रिया हो जाती है। और तीसरी संवहन धाराएं, ठीक है, संवहन धाराएं, ठीक है। कौन कौन जाता है ये चीज़ें, कभी पढ़ी समझी हैं आपने ये चीज़ें। इसकी एक अलग से क्लास ले लूँ, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। विसरण क्या होता है जानते हो आप लोग। देखो जितनी भी गैसें होती हैं उनमें विसरण का गुण होता है। विसरण का मतलब होता है एक गैस एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सके, दूसरे स्थान की गैस दूसरी जगह पर जा सके। जैसे कि अभी हमने बताया, अगर विसरण का गुण नहीं होता तो हम ऑक्सीजन लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रहती है ना, जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, मान लो रूम में है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रहती है। लेकिन विसरण के गुण के कारण ही वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। ऑक्सीजन में भी गुण है तभी तो वो अंदर आ गई, नहीं तो पेड़ पौधे छोड़ते वो वहीं पे बनी रहती। क्यों हम लोगों के पास आई, क्यों हमें ऑक्सीजन दे रही है, क्यों, क्योंकि इनमें विसरण का गुण होता है, ये आवागमन
कर सकते हैं। ऐसी जो संवहन धाराएं होती हैं, संवहन धाराओं को आप जानते हो, गर्म हवाएं जो होती हैं क्या होती है, ऊपर उठती हैं। अभी हमने बताया जो हम ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, हल्की होती है, वो क्या होती है, ऊपर उठती है। और जो ठंडी आती है क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो कैसी होती है, भारी होती है। वो कैसी दरवाजों खिड़कियों से आती है। तो इसे कहते हैं संवहन धाराएं, गर्म हवाओं का ऊपर उठना और ठंडी हवाओं का क्या होता है, नीचे की ओर बहाव, इसको कहते हैं संवहन धाराएं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लूँ फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। पारगामी संचालन क्या होता है? परागामी, क्योंकि ये प्रश्न पूछे आपसे जाते हैं इसलिए मेरे मन में आ गया लाओ पूछ लूँ, क्योंकि संवादन का प्रश्न आ गया अचानक। ठीक है, हालांकि संवादन के प्रश्न हुए अभी तक या पता नहीं हुए, या तो मैनेजमेंट में हो गया होगा टॉपिक। वैसे संवादन को हमें इसी में पढ़ना चाहिए, हेल्थ साइंस में। चलो, मैंने जो मैराथन कराऊंगी उसमें सारे प्रश्न करा दूंगी। ठीक है, जानते हो पारगामी संचालन क्या होता है? पारगामी संचालन क्या होता है बताइए, किसी को पता तो कमेंट कर देना। आप जब भी वीडियो देखो तो कर सकते हो कमेंट। पारगामी संवादन किसे कहते हैं? तो पारगामी संवादन जो होता है, जो आमने सामने खिड़की और दरवाजे की व्यवस्था होती है उसको कहते हैं। ठीक है, पारगामी संवादन का मतलब क्या होता है, आमने सामने खिड़की दरवाजों का होना। तो दोनों तरफ से क्या होगा, आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वायु मिलेगी। क्यों? क्योंकि उधर खिड़की इधर दरवाजा, तो दोनों तरफ से क्या है, आपको शुद्ध वायु यहाँ पर मिल जाएगा और आराम से अशुद्ध वायु का निष्कासन भी हो जाएगा। एक तरफ से अशुद्ध वायु जाएगी, दूसरी तरफ से शुद्ध वायु अंदर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी व्यवस्था की जाती है, उसे हम पारगामी संचालन कहते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे इनफ करते हैं। क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।